वीडियो में हम भारत पर हुए विदेशी आक्रमण की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर आता है इंडो ग्रीक्स का। इस एलो रीजन में जो आपको दिख रहा है, यही वो रीजन है जिस पर इंडो ग्रीक्स कुछ समय तक शासन करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लोग बेसिकली कहाँ गए होते हैं, बैक्ट्रिया के। और बैक्ट्रिया का जो समय राजा होता है वो डेमेट्रियस होता है। उसके समय काल में यहाँ पर अटैक्स होते हैं और वो लोग उसमें सक्सेसफुल होकर के वो इस रीजन में जो है अपना शासन स्थापित करते हैं। इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के ढलवाने का काम किया। सर्वप्रथम सिक्के अगर कोई सोने के ढालते हैं तो कौन है, इंडो ग्रीक। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिए। साथ ही साथ सिक्कों पर लेख लिखवाने का काम भी यही लोग सबसे पहले करते हैं। तिथिकाल की गणना और संवत का प्रयोग इंडो ग्रीक्स ही हम लोग को परिचित कराते हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जो इस भारत वाले विजित क्षेत्रों पर शासन करता है, वो था मिनांडर। मिनांडर के बारे में महत्वपूर्ण है कि वो जो है अपनी राजधानी सियालकोट को बनाता है, जिसको कि साकल भी बोलते थे उस समय में, ठीक है। और एस्ट्रबो जस्टिन प्लूटार्क, देखो ये हैं लेखक। कभी कभी प्रश्न आता है उसमें लेखकों का कालानुक्रम पूछ लिया जाता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो इन नाम को आप याद रख सकते हैं। फिर मिलिंद पन्हो एक किताब है जिसमें कि एक बौद्ध भिक्षु होता है नागसेन, और मिलिंद कौन है, मिनांडर का ही जो यहाँ का नाम था, भारतीयकरण कर दिया गया उनके नाम का, तो मिलिंद नाम था। उनके बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए हैं, ठीक है, नागसेन और मिलिंद के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुआ है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अपने जो संशय होता है वो पूछते हैं बौद्ध भिक्षु से, उसका जवाब देते हैं बहुत अच्छे से। बाद में ये बौद्ध धर्म को ही अपना लेते हैं। इतना ही नहीं, ये शासन छोड़ करके बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। तो ये सारी जो क्रिया है वो सब मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में लिखी गई है। इसके रचयिता कौन है, वो है नागसेन। तो इसको याद रखिएगा, इनके बारे में महत्वपूर्ण है। फिर आप देखेंगे शक वंश आ जाता है इंडो ग्रीक्स के बाद। शक, इसको सिथियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग मेनली 5 शाखाओं में विभाजित होते हैं, जिसमें से कि जो आपकी लास्ट की 2 है, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन, मतलब 4 और 5 के जो होता है क्षेत्र, वो भारत में होता है। इस पर वो लोग शासन करते हैं। इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि जो इनका मूल निवास था वो सीरिया था, और ये बोलन दर्रे से भारत पर अटैक करने आए थे। इनके जो 2 क्षेत्र हैं भारत के, उसमें एक छारात वंश का जो है शासक था नहपान, ठीक है, उसका शासन था। दूसरा कार्दमक वंश का जो था रुद्रदामन, ठीक है, कार्दमक वंश का रुद्रदामन शासक था, जो कि उज्जैन के क्षेत्र में शासन कर रहा था। इसमें रुद्रदामन जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखिए। इनकी जो समय सीमा है वो 130 से 150 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, ठीक है, उसमें इनका शासनकाल होता है। और ये सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं शक वंश के। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था, और मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय थे। इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा ये लोग पराजित हो जाते हैं, और इनका जो क्षेत्र होता है वो गुप्त वंश में मिला लिया जाता है। अब आप देखिए, तीसरा इस सीक्वेंस में है पहला वंश, जिसको कि पार्थियन भी बोलते हैं। मैप में उनकी लोकेशन दिखाई दे रही है कि किस क्षेत्र में उनका शासन था। इनके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग मूलतः ईरान के निवासी थे, और ये जो है इनका जो वास्तविक संस्थापक है वो मिथ्रेडेट्स है, ठीक है। उसका शासनकाल कब से कब रहा, तो 171 से 130 ईसा पूर्व, ठीक है। तो वो इनका संस्थापक था, और पहले ये लोग भारत के बाहर के क्षेत्रों में ही थे, ठीक है, और बाद में जो है अटैक करके ये भारत के भी कुछ रीजन्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इनका जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है वो कौन है, गोंडोफर्नेस, और इसका जो शासनकाल है वो 20 से 41 ईस्वी होता है, ठीक है। और लास्ट में इनको कुषाणों के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है, इनके रीजन को अपने में मिला लिया जाता है। अब बात करेंगे हम कुषाण वंश की। कुषाण वंश में कई महत्वपूर्ण शासक हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कनिष्क। तो पहले हम देख लेते हैं कुजुर कटफिसस। ये जो है पहला विख्यात शासक था कुषाण वंश का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु 78 ईसा पूर्व में हो जाती है, माफ़ करिएगा, ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में हो जाती है। अगला शासक आता है बिम कटफिसस। इनके बारे में क्या खास है कि इन्होंने देवपुत्र या सम्राटों का सम्राट उपाधि धारण की थी। इनके सिक्कों से पता चलता है कि ये शैव मत का अनुयायी था। इनका जो शासनकाल है वो 78 से 110 ईसा ईस्वी तक है।
इनके बाद अगला जो शासक आता है महत्वपूर्ण भी है, वो है कनिष्क। कनिष्क के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है ये कि इनका शासनकाल काफ़ी लंबा समय तक रहा और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को विजित किया। इन्होंने 78 ईस्वी में अपने जो इनसे पहले थे उनके राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया, और शक संवत ही क्या है, भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है। इसका प्रारंभ 22 अथवा 21 मार्च से होता है। कनिष्क की 2 राजधानियाँ थीं, पहली थी पेशावर या पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। इनके समय में ही गांधार और मथुरा शैली जो है मूर्तिकला की जो काफ़ी प्रचलित शैलियाँ हुई आगे चल करके, उनका जन्म होता है। और कनिष्क को उसके जो ये विजय अभियान होते हैं, इनकी वजह से द्वितीय अशोक की भी उपाधि दी जाती है। इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देख लेते हैं। इसमें है अश्वघोष। अश्वघोष और वसुमित्र, आप इनको पढ़े थे कब, जब हम आपको बौद्ध संगीति पढ़ा रहे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो दोनों इनके समय के विद्वान थे, जिसमें से कि अश्वघोष ने बुद्धचरित और सूत्रालंकार की रचना की, और वसुमित्र ने महाविभाष शास्त्र की रचना की, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और एक दार्शनिक और वैज्ञानिक थे नागार्जुन, ठीक है, इनके समय में नागार्जुन, जिनको कि मार्टिन लूथर भी कहा जाता है भारत का, ठीक है। उनका जो रचना था वो क्या था, माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन की रचना माध्यमिक सूत्र। चरक आप जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, वो इनके राज्य वैद्य थे, ठीक है। कनिष्क का उत्तराधिकारी हुबिस्क नाम का शासक हुआ और रुद्रदमन द्वारा उसको पराजित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इनके जो इस कुषाण वंश का जो आखिरी शासक होता है वो वासुदेव नाम का शासक होता है। तो बस इतना ही इनके बारे में इम्पोर्टेंट था, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।